हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल केसी नर्सिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि ड्रेसर की बहुत बड़ी वैकेंसी आई हुई है, जो कि 3326 सीट है इसमें। और इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दिया गया है, जो 5 मई को होगा। तो समय बहुत कम बचा है फ्रेंड्स, 1 महीने कुछ दिन है। तो मान लीजिए कि 1 महीना समय है। तो आप लोग इस 1 महीने को ध्यान में रख कर तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो आज हम आप लोग के लिए लाए हैं MCQs प्रश्न स्टरलाइजेशन से। तो आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? स्टरलाइजेशन। उसी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्टरलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? स्टरलाइजेशन जो हम लोग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या क्या है हमारे ऑप्शन में। बैक्टीरिया को बढ़ावा देना, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, केवल वायरस को हटाना और केवल फफूंद को हटाना। तो जैसे जैसे मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी, उससे पहले ही आपको कमेंट में मेरे साथ साथ आंसर बताते जाना है, ताकि इससे आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं इस वीडियो में। और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइए कमेंट करके कि कितना आपका स्कोर है। तो स्टरलाइजेशन का उद्देश्य क्या होगा फ्रेंड्स? सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना स्टरलाइजेशन का उद्देश्य है। अगला देखिए कि ऑटोक्लेव में किस तापमान और दबाव पर स्टरलाइजेशन होता है? ऑटोक्लेव में किस तापमान और दबाव पर स्टरलाइजेशन होगा? तो इसका उत्तर देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन में देखेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस और इधर 15 PSI। फिर दूसरा ऑप्शन में है 121 डिग्री सेल्सियस 15 PSI, 150 डिग्री सेल्सियस 10 PSI और 180 डिग्री सेल्सियस और 20 PSI। तो कितना तापमान और दबाव पर हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं? तो देखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 121 डिग्री सेल्सियस और 15 PSI पर स्टरलाइजेशन करते हैं। अगला देखिए कि स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त सबसे प्रभावी विधि कौन सा होगा? तो कौन कौन विधि इसमें है देखिए। ड्राई हीट, गीली हीट, UV रेडिएशन और एथिलीन ऑक्साइड। तो इसमें सबसे प्रभावी जो है वह गीली हीट ऑटोक्लेव है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि एथिलीन ऑक्साइड। एथिलीन ऑक्साइड गैस किस प्रकार के उपकरणों को स्टरलाइजेशन करने के लिए उपयोग की जाती है? तो एथिलीन ऑक्साइड जो है फ्रेंड, उसको जो गैस है तो वह किस प्रकार के उपकरणों को स्टरलाइजेशन करने में इसका उपयोग करते हैं? तो देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है। धातु उपकरण, प्लास्टिक उपकरण, कागज़ के दस्तावेज या फिर लकड़ी के उपकरण। तो जो भी प्लास्टिक के उपकरण होंगे उसे हम लोग एथिलीन ऑक्साइड से स्टरलाइज करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि पाश्चुरेशन जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पाश्चुरीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन क्या क्या है। सभी सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, केवल रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, दूध को जमाना या फिर स्वाद में सुधार करना। तो पाश्चुरीकरण जो है इसका मुख्य उद्देश्य है केवल रोगजनक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि यूवी रेडिएशन का प्रयोग। यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेंट बोलेंगे इसको। यूवी का फुल फॉर्म हो गया अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन का प्रयोग किस प्रकार के स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है? तो सतह का, तरल पदार्थ का, उपकरण का या फिर हवा का। तो यूवी रेडिएशन का प्रयोग जो है इसका उपयोग सतह का स्टरलाइजेशन के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला देखेंगे कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए सामान्य तापमान क्या है? तो 121 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस या फिर 250 डिग्री सेल्सियस। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन के लिए सामान्य तापमान जो होगा यह 160 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ग्लूटारा एल्डिहाइड। ग्लूटारा एल्डिहाइड का उपयोग किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में करते हैं? क्या ग्लूटारा एल्डिहाइड जो है इसका उपयोग किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में करेंगे? तो देखिए, रासायनिक, भौतिक, रेडियोधर्मी या फिर गीली हीट। तो रासायनिक, केमिकल स्टरलाइजेशन जब हम लोग करेंगे तो उसमें ग्लूटारा एल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी विधि कौन सी है? तो ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, उबालना या फिर एथिलीन ऑक्साइड। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में सबसे कम प्रभावी जो होता है वह उबालना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सारा प्रश्न हमारा स्टरलाइजेशन टॉपिक से है, इसलिए आप लोग ध्यान से इसको अच्छे से देखिए और बीच में वीडियो नहीं छोड़िए, अंत तक वीडियो जरूर देखिए। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन में बैक्टीरियोस्टेटिक पदार्थ क्या करता है? बैक्टीरियोस्टेटिक पदार्थ जो है यह स्टरलाइजेशन में क्या करेगा? तो क्या क्या है ऑप्शन में फ्रेंड्स? बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, बैक्टीरिया को निष्क्रिय करता है या फिर बैक्टीरिया को छानता है। तो स्टरलाइजेशन में बैक्टीरियोस्टेटिक पदार्थ क्या करेगा? बैक्टीरिया के विकास को रोकेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि हीट सेंसिटिव उपकरणों के स्टरलाइजेशन के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? हीट सेंसिटिव उपकरण जो होता है इसके स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा विधि उपयुक्त होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? ड्राई हीट, यूवी रेडिएशन, एथिलीन ऑक्साइड और उबालना। तो हीट सेंसिटिव उपकरणों के लिए एथिलीन ऑक्साइड का विधि उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन का समय क्या होता है? ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन का क्या समय होगा? कितना मिनट तक हम लोग ऑटोक्लेव में रखते हैं? तो देखिए 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 45 मिनट। तो 15 मिनट रखते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन का समय जो होता है, ड्यूरेशन, वह 15 मिनट का होता है। अगला है कि कौन सा स्टरलाइजेशन पद्धति ऑपरेशन थिएटर में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन में क्या क्या है? ड्राई हीट, गीली हीट, एथिलीन ऑक्साइड या फिर यूवी रेडिएशन। ऑपरेशन थिएटर में सबसे अधिक करते हैं ऑटोक्लेव से, तो गीली हीट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे स्टरलाइजेशन के दौरान किस प्रकार का फिल्टर बैक्टीरिया को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के फिल्टर बैक्टीरिया को रोकने का प्रयोग किया जाता है? कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, पेपर फिल्टर या फिर सैंड फिल्टर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हेपा फिल्टर। अगला है कि गीले हीट स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त प्रमुख तत्व क्या है? भाप है, हवा है, यूवी लाइट है या फिर एथिलीन ऑक्साइड है। तो गीले हीट स्टरलाइजेशन में प्रयुक्त प्रमुख तत्व हो जाएगा भाप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे किस तापमान पर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन सबसे प्रभावी होता है?
किस तापमान पर ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है सबसे प्रभावी होगा? तो देखिए कितना है, 160 डिग्री सेल्सियस, 121, 100 या फिर 140। तो 160 डिग्री सेल्सियस पर अगर रखेंगे तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो होगा सबसे इफेक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए पानी किस अवस्था में होना चाहिए? तो तरल, भाप, ठोस या फिर गैस। ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए पानी जो है यह भाप की अवस्था में होना चाहिए, स्टीम की अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सर्जिकल उपकरणों के स्टरलाइजेशन के लिए किस प्रकार की स्टरलाइजेशन विधि सर्वोत्तम है? तो सर्वोत्तम आपको बताए हैं कि ऑटोक्लेविंग जो है वह सबसे सर्वोत्तम विधि है, गीली हीट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि गीली हीट स्टरलाइजेशन की तुलना में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किसमें अधिक समय लेता है? दोनों को तुलना में सबसे अधिक समय किसमें लेगा? गीली हीट स्टरलाइजेशन की तुलना में ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किसमें समय अधिक लेगा? इसका ऑप्शन में थोड़ा कुछ गड़बड़ है। ऑप्शन ये नहीं होगा। गीली हीट स्टरलाइजेशन जो है फ्रेंड्स और ड्राई हीट के कंपेयर में अधिक समय हम लोग गीली हीट में लगाते हैं ऑटोक्लेविंग में, लेकिन इसमें ऑप्शन वो नहीं है। अगला देखिए कि स्टरलाइजेशन का सबसे सरल रूप क्या है? स्टरलाइजेशन का सबसे सरल रूप क्या है? तो सरल तो सबसे उबालना होगा, बॉइलिंग जो है ये सबसे सरल रूप है और सबसे बेस्ट है ऑटोक्लेव। अगला है कि एथिलीन ऑक्साइड गैस का मुख्य नुकसान क्या है? एथिलीन गैस ऑक्साइड जो है उसका मुख्य नुकसान क्या होगा? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, उच्च लागत, धीमी प्रक्रिया, विषाक्तता या फिर उपकरण को नुकसान पहुंचाना। तो विषाक्तता इसका उत्तर होगा, नुकसान इसका विषाक्तता ही होगा। अगला प्रश्न है कि हेपा फिल्टर, हेपा जो हम लोग बता रहे हैं वो हेपा का फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो हेपा फिल्टर का पूर्ण रूप क्या है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी ड्रेसर भाई बहन हैं उनके पास यह वीडियो पहुंच सके और इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगला प्रश्न है कि ऑटोक्लेव में प्रयुक्त भाप किस प्रकार की होती है? तो ऑप्शन देखिए, गीली भाप, सूखी भाप, सुपर हीटेड भाप या फिर दाब भाप। तो ऑटोक्लेव में प्रयुक्त भाप जो होता है यह गीली होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण में कौन सा तापमान सबसे आम है? तो सबसे कौन सा तापमान जो होगा आम है? देखिए 63 डिग्री सेल्सियस, 72 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 121 डिग्री सेल्सियस। तो पाश्चुरीकरण में 72 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है यह सबसे आम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग खाद्य पदार्थों को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है? खाद्य पदार्थ जो भी होगा हमारा फूड आइटम्स, उसको स्टरलाइज करने के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, यूवी रेडिएशन, पाश्चुरीकरण या फिर ड्राई हीट।
तो इसका उत्तर हो जाएगा पाश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए कि ग्लूट्राएल्डिहाइड। ग्लूट्राएल्डिहाइड जो है इसका उपयोग कितने प्रतिशत के घोल के रूप में स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। ग्लूट्राएल्डिहाइड का उपयोग कितने प्रतिशत के घोल के रूप में स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, 0.2%, 2%, 5% या फिर 10%। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 2%, 0.2 नहीं 2% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बोथिंग पानी में कितने मिनट तक उबालने पर स्टरलाइजेशन होता है। बोथिंग या फिर यहाँ पे बाथिंग होना चाहिए, बाथिंग पानी जो होता है उसमें कितने मिनट तक उबालने पर स्टरलाइजेशन होता है। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 30 मिनट। तो 15 मिनट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि किस स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग प्रयोगशाला उपकरणों के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑटोक्लेव, एथिलीन ऑक्साइड, पाश्चुरीकरण या फिर यूवी रेडिएशन। तो प्रयोगशाला उपकरणों के लिए ऑटोक्लेव का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि फ्लेम फर्टिलाइजेशन किस प्रकार के उपकरणों के लिए उपयोगी है। फ्लेम फर्टिलाइजेशन किस प्रकार के उपकरणों के लिए उपयोगी है। तो कांच होगा, प्लास्टिक होगा, धातु या फिर लकड़ी। तो धातु के लिए यह फ्लेम स्टरलाइजेशन बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए कि एथिलीन ऑक्साइड के लिए स्टरलाइजेशन समय क्या होता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा या फिर 6 घंटा। तो एथिलीन ऑक्साइड के लिए स्टरलाइजेशन का समय 4 घंटे का होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या है, गैसों का, तरल पदार्थों का, ठोस पदार्थों का या फिर सभी का। तो फिल्ट्रेशन का उपयोग किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में करेंगे। तो तरल पदार्थों के स्टरलाइजेशन में होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि प्लाज्मा गैस स्टरलाइजेशन में किस गैस का उपयोग होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लाज्मा गैस स्टरलाइजेशन में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स कि ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन किस प्रकार का स्टरलाइजेशन है। ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन जो है यह किस प्रकार का स्टरलाइजेशन है। तो ये सभी को पता है, ऑटोक्लेव जो है यह गीली हीट प्रकार इसका होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग डिस्पोजेबल सर्जिकल उपकरणों के लिए किया जाता है। किस स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग जो है डिस्पोजेबल सर्जिकल उपकरणों के लिए करते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड, पाश्चुरीकरण या फिर यूवी रेडिएशन। तो एथिलीन ऑक्साइड इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एथिलीन ऑक्साइड विधि जो है इसका उपयोग डिस्पोजेबल सर्जिकल उपकरणों के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली सबसे तेज विधि कौन सी है। सबसे बेस्ट और सबसे तेज स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली कौन सा विधि होगा। ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड या फिर फिल्ट्रेशन। तो उत्तर हो जाएगा ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे कि स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में कौन सी विधि रेडिएशन का उपयोग करती है। स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में कौन सी विधि
रेडिएशन का उपयोग करती है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, यूवी रेडिएशन या फिर ग्लूटाराल्डिहाइड। तो स्टरलाइजेशन प्रक्रिया में यूवी रेडिएशन जो है या रेडिएशन का इसमें उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में पदार्थ के भौतिक संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होगा। तो किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में, तो बताइए, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, एथिलीन ऑक्साइड या फिर यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन में फ्रेंड्स फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कि किस स्टरलाइजेशन विधि में दाब का उपयोग होता है। किस स्टरलाइजेशन विधि में दाब का उपयोग होगा। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, ऑटोक्लेव, ड्राई हीट, यूवी रेडिएशन या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो दाब का उपयोग ऑटोक्लेविंग में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि पल्स्ड लाइट स्टरलाइजेशन। पल्स्ड लाइट स्टरलाइजेशन का उपयोग किस प्रकार के सतहों के लिए किया जाता है। पल्स लाइट स्टरलाइजेशन जो है इसका उपयोग किस प्रकार के सतहों के लिए करेंगे। धातु, कांच, प्लास्टिक या फिर सभी। तो इन सभी सतहों के लिए करेंगे, धातु के लिए भी, कांच के लिए भी और प्लास्टिक के लिए भी। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। अगला प्रश्न है कि स्टरलाइजेशन में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस विषाक्त नहीं होती है। स्टरलाइजेशन में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस जो है यह विषाक्त नहीं होती है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है, एथिलीन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन। तो अभी थोड़ी देर पहले पूछे थे कौन सी गैस विषाक्त होती है। तो पूछा जाएगा कौन सी गैस विषाक्त होती है, तो एथिलीन ऑक्साइड बताइएगा फ्रेंड्स। और विषाक्त नहीं होती है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है विषाक्त नहीं होती है। आगे देखिए कि स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली कौन सी विधि इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करती है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है, यूवी रेडिएशन, एथिलीन ऑक्साइड, इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन या फिर ड्राई हीट। तो स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग होने वाली जो विधि है यह होगा इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन। इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करती है कौन सी विधि, इलेक्ट्रॉन बीम स्टरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि ऑटोक्लेव में कितने मिनट का स्टरलाइजेशन समय 134 डिग्री सेल्सियस पर आवश्यक होता है। तो 3 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या फिर 15 मिनट। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मिनट। ऑटोक्लेव में 3 मिनट का स्टरलाइजेशन समय 134 डिग्री सेल्सियस पर आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि किस स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग ऑपरेशन थिएटर की हवा को स्टरलाइज करने के लिए किया जाता है। ऑपरेशन थिएटर की हवा जो है उसको स्टरलाइज करने के लिए कौन से स्टरलाइजेशन विधि का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है, ऑटोक्लेव, यूवी रेडिएशन, हेपा फिल्ट्रेशन या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो हेपा फिल्ट्रेशन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विधि में स्टरलाइजेशन के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। किस विधि में स्टरलाइजेशन के लिए माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन क्या क्या है, ड्राई हीट, ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन या फिर यूवी रेडिएशन। तो माइक्रोवेव रेडिएशन का उपयोग करने के लिए माइक्रोवेव स्टरलाइजेशन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए कि एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन। एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के बाद उपकरणों को उपयोग से पहले कितने घंटे वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है? एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के बाद उपकरणों को उपयोग से पहले कितने घंटे वेंटिलेशन की आवश्यकता होगा? तो उत्तर क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है? 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे। उत्तर हो जाएगा 72 घंटे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्टरलाइजेशन पद्धति दवा उद्योग में सामान्यतः उपयोग की जाती है? कौन सा स्टरलाइजेशन पद्धति जो है दवा उद्योग में सामान्यतः उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑटोक्लेव, फिल्ट्रेशन, ड्राई हीट या फिर यूवी रेडिएशन। तो उत्तर हो जाएगा फिल्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए कि ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में किस तापमान पर उपकरणों को 2 घंटे तक रखना आवश्यक है? ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में कितने तापमान पर उपकरणों को 2 घंटे तक रखना आवश्यक है? तो ऑप्शन क्या क्या है? 121 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री सेल्सियस या फिर 200 डिग्री सेल्सियस। तो 180 डिग्री सेल्सियस पर रखना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में गैमा रेडिएशन का उपयोग होता है? कौन सा गैमा रेडिएशन का उपयोग होगा किस प्रकार के स्टरलाइजेशन में? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? ड्राई हीट, गीली हीट, रेडिएशन स्टरलाइजेशन या फिर रासायनिक। तो गैमा रेडिएशन का उपयोग जो है रेडिएशन स्टरलाइजेशन में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए कि कौन सा रसायन कोल्ड स्टरलाइजेशन में सबसे अधिक उपयोग होता है? कौन सा रसायन कोल्ड स्टरलाइजेशन में सबसे अधिक उपयोग होगा? तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है? ग्लूटाल्डिहाइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीन या फिर एथिलीन ऑक्साइड। तो ग्लूटाल्डिहाइड कोल्ड स्टरलाइजेशन में सबसे अधिक उपयोग होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, आज 50 प्रश्न ही कवर करेंगे, इसके बाद का प्रश्न अगले दिन कवर होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को बताना है कमेंट में। अगर वीडियो से आप लोग का फीडबैक अच्छा रहा तो आगे का क्वेश्चन भी हम आप लोग के लिए जल्द ही लाएंगे। तो प्रश्न क्या है? ऑटोक्लेव में किस प्रकार के तापमान और दबाव का उपयोग होता है? ऑटोक्लेव में किस प्रकार के तापमान और दबाव का उपयोग होगा? तो देखिए क्या क्या है ऑप्शन? उच्च तापमान, निम्न दबाव, उच्च तापमान और उच्च दबाव, निम्न तापमान और निम्न दबाव, और चौथा ऑप्शन है निम्न तापमान और उच्च दबाव। तो ऑटोक्लेव में किस प्रकार के तापमान और दबाव का उपयोग होता है? तो उच्च तापमान और उच्च दबाव का उपयोग होगा, दोनों उच्च होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।